बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन विद मैं विश मुमताज बेग। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी इंटरनेशनली एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट चाइना जो इस वक्त जी जिनपिंग है, उनसे मुलाकात, ये भी यूं कह लें कि 2 रोजा अहम मुज़ाकराती उनका दौरा चाइना में, और इस हवाले से यकीनन बड़ी ही अहम बड़े जो अहम मामलात हैं वो ज़र बहस आना है। इसमें ताइवान का मामला है, साथ ही जो ईरान और अमेरिका जंग के मामलात हैं, और इसी तनाजुर में पाकिस्तान चूंकि एक मीडिएटर के तौर पर सामने आ रहा है, तो इस हवाले से आप प्रेसिडेंट ट्रंप के आगे के लाही अमल या इकदाम के हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में सर उठा रहा है, बजट चूंकि अभी मंजूर होना है और IMF से ही मंजूर शुदा क्या बजट आएगा, वी डिस्कस इन दिस प्रोग्राम। साथ ही नाज़रीन, अब चूंकि टैक्सेस के हवाले से बात की जा रही है, अब FBR का जो शॉर्ट फॉल है उसको भी कवर करना है, तकरीबन ये 6,000 अरब का अभी 30 जून तक कवर करना हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग मामला होगा, आप जिस प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ पैनल में ज्वाइन है मोहम्मद सालिह साहब, नवाज रजा साहब, बाबर गुरसी साहब और चौधरी खादिम अली मांडा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन टू मोहम्मद सालिह साहब। सालिह साहब, फरमाइएगा, इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा चीन है, ये 2 रोजा ऑफिशियली विजिट होगा, आप मुझे बताएं कि इसके जो लाही अमल के हवाले से जो प्लानिंग्स थी या जो स्ट्रैटेजीज थी कि इस विजिट को कैसे कामयाब बनाना है, ये 9 साल बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने विजिट किया है चाइना का, फरमाइएगा इसके ऊपर। जी देखें महविश, बिल्कुल ये तकरीबन 3 दिन का दौरा 13 तारीख से 15 तारीख के दरमियान जो है ये दौरा चीन सदर ट्रंप का जो हो रहा है, ये 2017 के बाद किसी भी अमेरिकन किसी भी USA प्रेसिडेंट का ये पहला दौरा है। और इस दौरे के ऊपर बहुत सारे पूरी दुनिया के जो वो आंखें लगी हुई हैं कि इस दौरे में क्या होना है। वो इसीलिए कि ईरान और अमेरिका इज़राइल की जंग की वजह से जो इस टाइम पूरी दुनिया में एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो बना हुआ है। और आप ये देखें कि सदर ट्रंप का जो ये दौरा है ये इंतहाई एक अहम दौरा है, जो कि चीन के शहर बीजिंग वो पहुंच गए थे कल। ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल इसलिए है कि चीन के दौरे से पहले अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने पूरा ज़ोर लगाया कि वो किसी न किसी तरीके से अपनी शराइत के ऊपर, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, किसी न किसी बुनियाद के ऊपर वो ईरान के साथ कोई मुआहदे में आ जाए, ताकि आबना हरमज़ भी खुल जाए और ये जो जंग ऑलरेडी पिछले तकरीबन फरवरी से कंटिन्यूएशन में है, इसका कोई इख्तिताम हो और उसके बाद वो चाइना जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और अगर आप ये देखें कि अब जो सदर ट्रंप है वो एक शिकस्त खोरदा किस्म के सदर के तौर पर जो है ना वो बीजिंग पहुँचे हैं। ट्रंप के दौरे पर जो चीन और इज़राइल पर भी बहुत सारी, और भारत में भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो इसीलिए कि भारत और इज़राइल ये नहीं चाहते कि चाइना के आने के बाद किसी अमन माहिदा हो। वो इसीलिए कि उनको ये पाकिस्तान की जो सालिसी है ये बहुत ज़्यादा खटक रही है। अच्छा, इसके अलावा देखें साले साहब, पहले तो ये इसको क्लियर कर लें कि ये जो विजिट है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप का, ये क्या ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से ही था? बैक टू तनाजुर तो जरा बयान फरमाएं। देखिए, इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, जो एजेंडा है, वो तो ये बताया जा रहा है कि देखें वो अपने साथ तकरीबन कोई 17 के करीब मुख्तलिफ जो बड़े ताजर हैं वो उनको साथ लेके गए हैं। देखिए, मार्को रूबियो के अलावा, हेड प्रेसिडेंट के अलावा जो है वो इसमें जेनसन हुइंग हैं, ठीक है, इसके अलावा टिम कुक हैं, बहुत सारे और इस तरीके से नामवर जो वहाँ के एलन मस्क हो गए, बहुत सारे नामवर जो ताजर हैं उनको वो साथ लेके गए हैं। शो तो यही किया जा रहा है कि चाइना के साथ एक बड़ा तिजारती मुआहदा जो है वो इस दौरे के दरमियान रहेगा। ट्रंप ने कहा है कि सबसे ज़्यादा जो तिजारत के ऊपर ही चाइना में बात होगी। लेकिन अगर इसका आप देखें कि ईरान की जो जंग है, सबसे बड़ा इशू तो इस वक्त ईरान जंग का है ना। देखिए, अमेरिका और ईरान पर चीन के ज़रिए जो है वो दबाव डलवाएगा ताकि वो तेल के रूट को जो है ना वो महफूज किया जा सके और किसी न किसी तरीक़ेकार के मुताबिक वो एक टर्म्स एंड कंडीशन तय करके एक अमन माहिदे की तरफ आए। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरा उनका इस वक्त जो एजेंडा है वो ताइवान का है, और चीन के लिए सबसे जो अहम मसला है वो ताइवान का है, और इसी के ऊपर भी बात करेंगे, बल्कि इसके ऊपर आज उन्होंने बात की भी है। अच्छा, इसके अलावा AI हो गया, रेयर अर्थ्स हो गए, टेक्नोलॉजी, नायाब मादनियात, और इसके अलावा ड्रग्स के ऊपर के लिए
के साथ भी जो है ना तजावीज़ दी गई हैं। अच्छा, ओरिजिनली देखा जाए तो जो उसका पस मंज़र है, ये दौरा मार्च 31 से लेकर 2 अप्रैल तक होना था, लेकिन चूंकि जंग के बिल्कुल। सिनेरियो की वजह से ये थोड़ा सा डिले हुआ। और हम्म। कोशिश ट्रंप ने की, यूएसए ने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान की देखें ना सालिसी में कि किसी न किसी तरीक़ेकार के मुताबिक एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के तहत जिसमें यूरेनियम की अफजूदगी थी और अपना हम्म। हर्बस की उसकी ओनरशिप थी, इसके ऊपर किसी न किसी भी एग्रीमेंट के अंदर वो आ सके, लेकिन वो आ नहीं सके, जिसकी वजह से जो आलमी मार्केट है वो उस टाइम दबाव का शिकार है। ठीक है। और हम्म। देखें इस वक्त जो चाइना के पास जो ट्रिपल डिजिट में तकरीबन उसके ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, वो उनका एक आपस में एक तजारती जंग जो है वो एक स्टार्ट हो गई थी, जिसका एक इन्होंने एक उसको एक सीज़ फायर जो है ना फ़िलहाल उस तजारत पे सीज़ फायर किया हुआ है। लेकिन बहुत सारे हम्म। इश्यूज थे जो चाइना के साथ जो है वो हल होने थे। अगर आप ये देखें आज जो उनका ग्रेट हॉल ऑफ पीपल है, उसमें शीपिंग ने जो है शीपिंग जिन ने बहुत अच्छे तरीक़ेकार के मुताबिक उनका एक वालिहाना इस्तकबाल किया ट्रंप का। और ट्रंप ने कहा जी कि हम्म। शी जिनपिंग जो है वो एक ग्रेट लीडर है। और चाइना ने भी ये कहा है कि इस अमेरिका और जो चाइना के ये जो अमेरिका के सदर का दौरा है, ये भी एक फ्रूटफुल साबित होगा और इसके ऊपर बड़ी ताकतों के हम्म। ऊपर बैठकर जो दुनिया में इस टाइम मसाइल हैं उनका हल जो है वो ज़रूर सोचना होगा। अच्छा, इसमें अगर आप थोड़ा सा ठीक है। देख लें, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल सॉरी किया। सर, अब आपने, जी जी, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगी। नाउ अलाउ मी टू आस्क क्वेश्चन टू बाबर साहब, बिकॉज मैं ये जो विजिट है इसका ऑफिशियली पर्पस है वो जरा क्लियर करवाना चाहूंगी। जी बाबर साहब फरमाइएगा। देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का विज़िट है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भी विज़िट करते हैं तो ज़ाहिर है उसका एक शेड्यूल होता है, उससे पहले तमाम टीमें जाती हैं, होमवर्क किया जाता है। और इस तरह के जो विज़िट्स होते हैं उनका जो प्रॉपर मकसद क्या होता है, उनका एक तो मकसद होता है कि अगर वो चाइना जा रहे हैं तो एक पूरी दुनिया को मैसेज दिया जाता है कि हमारे चाइनीज़ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हम इनके साथ हम्म। जो है तिजारत भी करना चाहते हैं, तिजारती वफ़द भी उनके हमरा है, वो इनके साथ हम अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको बेहतर करना चाहते हैं, वो भी उनके हमरा है। और इसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक उनकी एक चीज़ होती है, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, डिफेंस के हवाले से बात की जाती है, सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाती है। फिर इसी तरह जहाँ पे अब प्रेसिडेंट आए हैं तो चूँकि ये जो खिता है इस वक्त इसको बहुत से मसाइल का सामना है, तो इसलिए वो इधर आए हैं कि इस खिते में जो साउथ एशिया है, जिसमें चाइना तो ईस्ट एशिया में आता है, ये तमाम एशिया के जो ममालिक हैं जहाँ पे मशरक़ वस्ता है, एक तरफ पाकिस्तान है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, रशिया है, इंडिया है, इस हवाले से वो बात करेंगे। फिर बात यह है कि जो ईरान और मशरक़ वस्ता का मसला है उसमें भी जो कि चाइना इन्फ्लुएंसर है तो उसके हवाले से बात करेंगे। और जो इस तरह के विज़िट्स होते हैं उनका विज़िट का मकसद ये होता है कि एक तो दुनिया को दिखाया जाता है कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, दूसरा एक मैसेज ये कन्वे किया जाता है कि तमाम जितनी भी बिज़नेस जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, जब इंटरनेशनल कंपनीज़ होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनको भी बताया जाता है कि हमारे बगैर आप भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। और फिर एक दूसरे के जो देखा जाता है कि इन ममालिक से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। अब देखिए, चाइनीज़ से अमेरिकन को बहुत से बेनिफिट है और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि आपको याद होगा, आपको पता भी है कि अभी जो चाइना है उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका में है। अगर चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट अमेरिका से वापस ले ले तो ऐसा भी हो सकता है कि जो अमेरिकन हैं वो डिफ़ॉल्ट कर जाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए ये तमाम जितनी कंपनीज होती हैं और जिस तरह एक दूसरे के साथ रिलेशंस होते हैं, बेसिक तो जो रिलेशन होते हैं जो ममालिक के दरमियान होते हैं, उनका जो रिलेशन है वो बेस्ड होते हैं कि हम उनसे कितना गेन कर सकते, मफादात के ऊपर होते हैं। वो आप देखें, सफारती मफादात भी हो सकते हैं, वो तजारती मफादात भी हो सकते हैं, वो माशी मफादात भी हो सकते हैं, वो सोशली भी हो सकते हैं, वो स्ट्रेटजिकली भी हो सकते हैं, वो किसी भी शेप में हो सकते हैं। तो इसलिए अब उनके दरमियान का जब से ये प्रेसिडेंट बने थे तो उनका विज़िट नहीं हुआ था प्रॉपर, तो इसलिए वो चाह रहे थे कि इसको विज़िट किया जाए। और इस वक्त जो बहुत सी बातें हैं जो आप मिल के ही बात कर सकते हैं, उस हवाले से भी। दूसरी बात ये थी कि चाइना जो है साउथ कोरिया के जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्थ कोरिया के करीब होता जा रहा है और इसी तरह रशिया के भी बहुत करीब होता जा रहा है। साथ रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से भी ज़ाहिर प्रेसिडेंट उस हवाले से भी बात करेंगे। तो बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो उन्होंने इसमें डिस्कस करने हैं, क्योंकि दुनिया में कहा जाता है कि जी इस वक्त जो है सुपर पावर जो है अमेरिका है और जो सेकंड आने वाली सुपर पावर है वो जो है चाइनीज़ हैं।
तो इसलिए एक दूसरे के साथ उनके ताल्लुकात का होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे आपको पता है कि जब इस तरह के विज़िट किए जाते हैं, दौरे किए जाते हैं, तो उसमें बहुत सी जो चीज़ें होती हैं, ट्रस्ट डेफिसिट वगैरह होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उसी वक्त सॉल्व कर ली जाती हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, आप देखें अमेरिकन जो है उनके अपने मफादात हैं, चाइनीज़ के अपने मफादात हैं। चाइना अपने इत्तेहादियों को नहीं छोड़ सकता, अमेरिकन अपने इत्तेहादियों को नहीं छोड़ सकता, लेकिन दोनों ममालिक के लिए विन विन पोजीशंस हैं और दोनों ही बातचीत के ज़रिए जो है वो चीज़ें हल करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही इस वक्त इस जगह पर पहुँच चुके हैं कि उनके ऊपर तो कोई डायरेक्ट कोई मुल्क जो ना हमला करता है किसी हवाले से, ना ही उनके ऊपर कोई पाबंदियां लगा सकता है, ना ही उनको आइसोलेट कर सकता है। तो इसलिए दोनों का एक साथ होना जो है ये ना सिर्फ चाइना के लिए बल्कि अमेरिकन के लिए भी अच्छा है। तो अगर ये विजिट हुआ और तो बाबर साहब हम ये भी कह सकते हैं कि खत्ते के लिए भी मुनासिब है ये। खित्ते के लिए तो डेफिनेटली हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि देखिए इस वक्त जो हमारा खित्ता है उसको बहुत से मसाइल का सामना है, और उन मसाइल में जो है अमेरिका भी ऑलरेडी आ चुका हुआ है। जिस तरह अफगानिस्तान पहले मसले में था, ईरान आ चुका है, इसी तरह मशरक़ वस्ता के तमाम ममालिक आ चुके हैं, गल्फ़ पूरे का पूरा इसमें इन्वॉल्व है। और इसी तरह आपने देखा है कि ये तमाम सेंट्रल एशियन स्टेट्स, रशिया, ये इस खित्ते की बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए यकीनन इस पर उन्होंने बात करनी है। और अब जो चाइनीज़ हैं वो यकीनन प्रेसिडेंट ट्रंप को ना सिर्फ दो टोक अल्फाज में या सफारती अदाब के मलहूज़े खातर रखते हुए ये ज़रूर कहेंगे कि ईरान का मसला हल होना चाहिए, मशरक़ वस्ता का मसला हल होना चाहिए, इसी तरह गल्फ़ का मसला होना चाहिए, यूक्रेन का होना चाहिए। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें होंगी। और फिर आप देखेंगे जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो उनका जो वे ऑफ स्पीच होगा या आप देखेंगे वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वो तमाम चीज़ें एक दूसरे को एतमाद में लेकर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपको पॉइंट आ गया। बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है नवाज रजा साहब। नवाज साहब अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी आपको। नवाज साहब फरमाइएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप या फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये एक लंबे अरसे बाद जो है वो चाइना में विजिट और चाइनीज जो प्रेसिडेंट है तो उनके साथ जो है वो तशरीफ फरमा होना, ये 2 से 3 दिन का विजिट, मुझे बताएं ओवरऑल इसकी अहमियत और अफादियत आप क्या समझते हैं? देखिए इसका खित्ते पे तो कोई असर पड़ने वाली बात तो महसूस हमेशा है। भारत को महसूस करना चाहिए कि उनके तलकात के क्या असरात मरतब होंगे। भारत दो बड़ी सुपर पावर हैं, उनके दरमियान मुलाकात भी बड़ी खबर होती है। ये बहुत बड़ी खबर है कि ट्रंप ने बरसे इक़्तिदार आने के बाद चीन जाना पसंद किया और चीन वालों ने भी उनका वेलकम किया। और जो मैं की तकरीरें सुन रहा था, ये सारी डिप्लोमेटिक तकरीरें होती हैं, हमेशा लिखी हुई तकरीरें होती हैं और एक दूसरे को पता होता है कि इन्होंने क्या कहना है, लेकिन बंद कमरे में बहुत से मामला तय होते हैं। जहां तक आपने कहा कि इसका चीन यकीनन कहेगा अमेरिका के साथ आप ईरान के साथ तल्कात दुरुस्त करें, लेकिन एक इश्यू पर दोनों इकट्ठे हैं। और जो ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना जो है उसके खिलाफ, उसके बारे में सब दोनों जितनी भी सुपर पावर हैं वो एक ही है, दोनों की उनकी एक ही जैसी राय है। इसलिए वो यही कहेंगे कि आप अपना हॉर्मुज़ खोलने के लिए कोई रास्ता, कोई तरीका कार इख्तियार करें। अभी तक तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ईरान भी बिल्कुल अटका हुआ अपने जगह पर, और वो ना तो अमेरिका की बात मान रहे हैं, और अगर लड़ाई हो गई तो फिर आप देखेंगे कि ये लोग धमकी दे रहे थे ईरान को, ये ईरान की मजीद तबाही करवाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि ईरान के अंदर जो सूरत हाल है उससे चीन भी पता है। चीन वाले एक लिमिट तक ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, हथियार भी देते होंगे, वो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी, और सियासी और सफारती भी सपोर्ट करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा भी उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि आउट ऑफ द वे चीन जो है हर मामले पे ईरान के साथ खड़ा हो, क्योंकि ये जो बड़ी कुव्वतें होती है, जो कहते हैं ना नंबरदार जो होते हैं, और ये बड़े बड़े जो अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा जिम्मेदार और पावरफुल अपने आप को समझते हैं, वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। वो रूस के साथ भी लड़ाई करते हुए देखे। रूस और आपको यूक्रेन की लड़ाई है, अगर अमेरिका चाहे तो चंद दिनों में खत्म हो सकती थी, लेकिन अमेरिका भी एक लिमिट से आगे नहीं गया और उसने भी यूक्रेन की तबाही कर दी रूस ने। यही हाल ये है कि ईरान की पिटाई तक तो कोई नहीं बोला, ईरान की उन्होंने तबाही की तो कोई नहीं, किसी ने कहा, और फिर खास लिमिट पे जाकर उन्होंने कहा अब आप सुलह कर लें।
तो ये दौरा बड़ा इम्पोर्टेंट है। इससे ये होगा कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो राब्ते हैं वो ज्यादा मुस्तहकम होगी, तल्लुकात बेहतर होंगे। तजारत के मामले में तो आप देखें ना, दुनिया में लोग सारा काम ही जाके चीन से करवाते हैं कि वहां सस्ता काम हो जाता है। दुनिया में जिस मुल्क में सस्ता कम पैसों में चीजें तैयार हो जाए तो उनको ये सूट करती है। और आपको मालूम है कि चीन जो है तजारत में दुनिया को पीछे छोड़ता जा रहा है। वो दुनिया में अपनी दाग उसने बिठा दी है कि वो अपना माल तैयार करता है और दुनिया में उसकी डिमांड भी होती है। लेकिन बात यह है कि क्या बड़ी कूदते हैं किसी एक मुल्क की वजह से। डिस्कस करते हैं, मुझे इजाजत दें। अगर साहब मैं आपकी जानिब बढ़ूंगी, मानो साहब फरमाइएगा। एक अहम दौरा है ये अमेरिकी सदर का चाइना में। अब मुझे बताएं कि इसके जो पर्पस पे हम टॉप प्रायोरिटी लिस्टेड करें तो ये तिजारत के ही मामलात होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महविश। देखिए ये दौरा जो है ना एक महज तजारत या ये जंगी जो हालात हैं खित्ते में इस तक महदूद नहीं होगा। ये वसी तर जो है ना इसका जो है ना वो दायरा कार होगा। तो उसका असल मकसद तो यही था कि मैं शायद जो उनके ख्यालात थे, जैसे उस नेतन्याहू ने इनको ब्रीफ किया था कि आपने बस अटैक करना है और 2-4 दिन के बाद वहाँ रजीम चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। और पूरी दुनिया बेशमूल हम भी यही बैठ के कहते रहे कि भाई आप यहाँ आओगे ऐसी दलदल में फंस जाओगे कि आपका निकलना यहाँ से मुहाल हो जाएगा। जैसे कांग्रेस में कल जो अमेरिकन ने जो है रिपोर्ट पेश की है जंगी जो है नुकसानात की, तो उसमें उन्होंने पूछा कि आपके 39 जो फाइटर जेट हैं जहाज़ हैं वो आपने तबाह हो गए आपके, और 10 जहाज़ जिनका जज्बी तौर के ऊपर जो है वो नुकसान पहुँचा वो भी फ्लाई के काबिल नहीं है। तो आज ही भी रखा जब डिनर के ऊपर बैठे हुए थे तो जो ईरान ने एक बहुत मजबूत मैसेज दिया कि अमेरिका का एक बहरी जहाज़ उसको अपने कब्ज़े में ले लिया और उन्होंने कहा कि ये समुद्री हदूद की जो है खिलाफ वर्जी कर रहा था। वो फिर दूसरा बहुत स्ट्रांग मैसेज यहाँ उसकी मौजूदगी में रशिया ने दिया, एक सरमट मज़ाइल जो है फायर किया। वो इतना बड़ा मज़ाइल का तजर्बा उन्होंने किया कि वो पूरा जो है ना अमेरिका क्या दूर दूर तक जो है ना वो एक एक जगह को जो है वो टारगेट कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे उसकी जो बता रही थी बॉडी लैंग्वेज तो उससे भी नज़र आ रहा था कि वो बिल्कुल शिकस्त खुर्दा। जैसे आती ही उसने जो पहला सवाल इल्तजा की चाइना से, उन्होंने कहा कि जनाब ये अबनाए हरमत जो बंद है जिसकी वजह से पूरी दुनिया को जो है ना वो मुआशी जो है ना वो हालात का जो है ना वो सामना है, तो उनसे जाके कहें कि आप जो है ना ये इसको खोलें। तो मेरा ख्याल है कि वो थक गया, हार गया कि वो काम उससे नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा उसने तरतीबें और सारा कुछ सोचा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मैसेज आगे से चाइना ने दिया ना वो उन्होंने बोला कि ये इस्तेहकाम जो है ना इस्तेहकाम तब भी आएगा कि जब बाहमी जो है ना हम एक दूसरे का एहतराम करेंगे। अगर एहतराम से दोनों तरफ उन्हें बोला सबसे जो पहली शर्त उन्हें वो बाहमी जो है ना ये एहतराम के रिश्ते जो है ना उनको मुकद्दम रखना पड़ेगा, फिर जाके जो है सारे मामला ठीक हो जाएंगे। इसमें नो डाउट कि जब ये दो बड़ी सुपर ताकतें जो है इकट्ठी बैठी हैं तो दुनिया के लिए एक बड़ा अच्छा एक मैसेज गया है कि ये हो सकता है, क्योंकि इन्हीं के फैसले जो है ना वो इम्प्लीमेंट होते हैं पूरी दुनिया में। वो मुआशी फैसले हों, वो जंगी जैसे फैसले हैं, ऐसे फैसले हों। मेरा ख्याल है कि ईरान भी सारा वज़न जो है ना वो चाइना और रशिया के साथ जो है ना मिलके वो सारी गेम हो रही है। वो समझदा, और चाइना मेरा ख्याल है वो इतना जल्दी में भी नहीं, अगर वो टेबल पे आया है तो वो ज़ाहिर है उसके जो अपने ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे ताइवान का इशू है तो ताइवान को सामने रखेगा कि भाई आप इससे पसपाई इख्तियार करें, क्योंकि वो उसको कहता है कि ये मेरा हिस्सा है और अमेरिकन उसको सपोर्ट करते हैं, उसको वेपन इक्विपमेंट और जितने भी जंगी जो है साजो सामान है वो उसका बिक रहा है वहाँ। तो मेरा ख्याल ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो उस टेबल के ऊपर वो डिस्कस होने हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एट दी एंड जो अभी नतीजा क्या निकलेगा, ये नतीजा उसका ये निकलेगा वो तो मेरा ख्याल ट्रंप ने बता दिया है कि उसका जो अवामी प्रेशर है अमेरिकन अवाम का वो बहुत बड़ा है, क्योंकि 82% अवाम उसकी जो है वो बता चुकी है कि वो जंग इसके हिस्से की नहीं है। उसकी मिलिट्री के अंदर जैसे उसको अपना मिलिट्री चीफ इंक्लूडिंग दूसरे को जर्नैल और बड़े बड़े अहदेदारान, उनका काउंटर टेररिज्म का डायरेक्टर,
उनको सैक करना पड़ा है, कुछ ने इस्तीफे दिए हैं। तो वो क्या है, वो यही चाहते थे कि ये जंग हमारी नहीं है। आप खामखा जो है नेतन्याहू के जो है ना वो बरगलावे में आ गए हैं। तो मेरा ख्याल कि वो फंस चुका है और उसको बिल्कुल, जैसे मेरा ख्याल अभी जो जिस टेबल पे बैठा है, बेहतरी यही है कि वो चाइना की जो बातें वो कह रहा है चाइना, वो उसको हैज़ इट इज़ तस्लीम कर ले। और जो राइट्स हैं जो ईरान के बड़े बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बड़े जो है ना वो मुनासिब उनके पॉइंट है, जैसे अबनाए हरम्स के लिए वो कह रहा है, तो मेरे ख्याल को मानने वाली बात है। वो ये कह रहा है कि मेरे जो असासे मुंजमद है उनको रिलीज़ किया जाए, तो मेरे ख्याल कि ये कोई गलत बात नहीं कि उनका पैसा है, उस जगह जो जंगी नुकसानात हुए हैं उनका अजाला बिल्कुल होना चाहिए। कौन कहता नहीं होना चाहिए? भैया आपने जंग मसलत क्यों की? तो मेरा ख्याल है कि उनके पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है और उनको तस्लीम कर लेने में ही अमेरिका की भी भलाई है। और आगे इनके मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं और मिड टर्म इलेक्शन में उसको अपनी पोजीशन सामने नज़र आ रही है कि शिकस्त जो है ना वो बिल्कुल सामने दीवार के ऊपर लिखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है को बैठ के वो सोच भी रहे हैं और इसीलिए वो इधर आया है। अदरवाइज उसका अभी प्लान नहीं था पक्का, वो कह रहा था देखेंगे करेंगे। उसका ये था कि मैं कोई जंग जीत के जाऊँ। जब एक बंदा जीत के जाता है तो उसका जो है ना बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है, जब वो शिकस्त करता है फर्जा होता है तो मेरा उसके हालात कुछ और होते हैं। जंगी मामलात जंगबंदी को डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बाबर साहब से जरा रहनुमाई भी चाहूंगी इस हवाले से। बाबर साहब फरमाएं कि पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, सालिस का किरदार अदा करना। ये जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप वहां पर मौजूद है विजिट के लिए, तो जो वहां पर क्योंकि लिस्ट उनके पास मुज़ाकरात के लिए जो मौजूद है उसमें यकीनन ईरान और अमेरिका जंगबंदी तो है ही। तो मुझे बताएं पाकिस्तान के किरदार को वहां पे किस तरह से डिस्कस किया जाएगा अमेरिका और चाइना दोनों की तरफ से? देखिए, बात ये जो पाकिस्तान कर रहा है ये तो खिते के मफाद के लिए कर रहा है और इसके साथ साथ दुनिया के अमन के लिए ये काम कर रहा है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है और अस्करी क़यादत है उन्होंने तो पहले दिन से ये कहा था कि हम किसी तीसरी जंग में नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम ऐसा रोल प्ले करेंगे कि दुनिया हमें दाद देगी। और हम क्यों रोल प्ले कर रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ वो सेम जो सिचुएशन है जंग वाली वो हमारे साथ रहती है। हमारे साथ दहशतगर्दी का मसला रहता है, हमारे साथ इंडिया के साथ जंग रहती है, हमारे जो है दहशतगर्दी के वाक़यात जो दूसरे हदों से पार यहाँ पर आकर करते हैं। तो इसलिए अब हमने ये सोचा कि हम ये अगर रोल प्ले करेंगे तो कम से कम जो हमारी सरहद लगती है वो तो महफूज रहेगी। ईरान के साथ हमारी तकरीबन 900 किलोमीटर की सरहद है, तो इसलिए पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी रही बात कि अभी आपने देखा है कि जैसे ही प्रेसिडेंट जो है ट्रंप दौरा कंप्लीट करके जाएंगे तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं 22 और 23 तारीख को 22 और 23 मई को वो भी जो है वो चाइना का दौरा कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ बहुत लिंक्ड है। अगर ये ईरान जो है थोड़ी सी नरमी दिखाता या उसका जो मुआहदा था वो अगर कर लेते तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बाया जो है वो इस्लामाबाद से जो है वो बीजिंग जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि जो उनकी शराइत हैं वो उनकी लीडरशिप के बड़े मसाइल हैं, तीन लीडरशिप हैं, तो इसलिए वो नहीं हल हो सके। तो इसलिए ये एक मसला आया। दूसरा जो पाकिस्तान का रोल था, अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान ने तो अपना रोल ऐसा अच्छे तरीके से प्ले किया है कि अभी जो देखें हम तो दोनों सूरतों में जो है वो सबके सामने विन विन पोजीशन में है। हमने तो दो जो फ्रीकैन थे लड़ने वाले थे उनको टेबल टॉक पे बिठाया और बीच में जब उन्होंने कहा कि आप सालिस का किरदार अदा करें फिर हम मैसेंजर भी बन गए, फिर हम उनको असिस्ट भी करने लग गए। और जिसकी वजह से दोनों जो लीडरशिप है उन्होंने आपने देखा है कि कहा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है और हर तरह से उनको दाद दी। आपने देखा है कि अगर प्रेसिडेंट हैं जो ईरान के वो स्टेटमेंट देते हैं या उनका जो फॉरेन ऑफिस है, फॉरेन मिनिस्टर है, जब वो स्टेटमेंट देता है तो वो कहता है जी हम पाकिस्तान के बड़े मशहूर हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है जब अभी जहाज़ में सवार ही नहीं हुए थे तो उससे पहले मीडिया से बात कर रहे थे चाइना जाने से पहले, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट फील्ड मार्शल। तो अब आप देखें कि इसके बावजूद भी अगर फ्रीकैन अगर राज़ी नहीं हो रहे तो जाहिर है बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। और दूसरी बात जो हाजी नवाज़ रज़ा साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि ये जितनी सुपर पावर्स होती हैं या जो एक आप देखें ममालिक ऐसे होते हैं जो रूल कर रहे होते हैं जिनका अपना एक क्लब है। देखें अब जो एटॉमिक बॉम्ब्स जितने भी ममालिक रखते हैं उनका एक क्लब है, तो वो
वो कोई भी एटमी मुल्क जो है वो दूसरे को इस क्लब में शामिल नहीं होने देगा आसानी के साथ। उसकी वजूहात होती हैं क्योंकि पावर जो होती है फिर वो उनके पास चली जाती है। अब देखिए हमारे पास डेटरेंस तो एटम बम की है ना, आज हमारे से बड़ा मुल्क इसलिए हमसे डरता है कि हम एटमी कुव्वत है। उनको पता है कि कहीं पे भी जहाँ पे भी थोड़ी सी मसले मसाइल होंगे ये एटम बम मारेंगे और सारी चीज़ें जो है तबाह कर देंगे। तो इसलिए अभी जो चाइना और जो प्रेसिडेंट का वहाँ का दौरा है, यकीनन वहाँ पे और भी बहुत सी बातें डिस्कस होंगी, लेकिन मेन जो एजेंडा है वो ईरान, इजराइल, यूक्रेन का है, मशरक़ वस्ता का है। और यकीनन ये जो दौरा है इससे कुछ ना कुछ असरात बाहर आएंगे और इसके असरात पॉजिटिव ही नज़र आएंगे, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि उसके जो हमसाया ममालिक हैं जो ये खिता है वो इसी तरह डिस्टर्ब रहे और वहाँ पे नए से नए मसाइल पैदा हों। तो इसलिए वो ये कोशिश कर रहा है कि जिस तरह अमेरिकन ने अपनी बॉर्डर को, अपने एरिया को महफूज रखा हुआ है, वहाँ पे उनको कोई इशू नहीं है, तो इसलिए वो भी ये चाहता है चाइना कि उसके जो हमसाया ममालिक और ख़ासकर जो उसके साथ जिनकी बॉर्डर है और साथ साथ ममालिक हैं जिनकी तजारत का हजम उनके साथ बहुत ज़्यादा, वो चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो। तो इसके लिए चाइना जो है वो अमन के लिए कोशिशें करेगा और यकीनन वो प्रेशर भी उनके ऊपर यूज़ करेगा, सफारती तौर पर भी उनको थोड़ा बहुत जो है उसमें अपना रोल प्ले करेगा और साथ साथ उनके ऊपर प्रेशर भी बिल्ड करेगा। और प्रेशर इस सूरत में बिल्ड करेगा कि जिस तरह जो डायरेक्ट जो है ममालिक अमेरिकन के साथ नहीं बात कर सकते, जिस तरह रशिया है, इसी तरह ईरान है, वो चाहेगा कि मैं बीच में नेगोशिएट करता हूं और ये तमाम चीज़ें हल करते हैं। लेकिन अगर जब भी ये मसला ईरान का और इजराइल वाला और जो अमेरिका का और इजराइल का और ईरान का मसला है जो अभी इस वक्त बहुत बड़ा इशू है, वो जब भी हल होगा तो थ्रू पाकिस्तान ही होगा। और उसका जो आप देखेंगे जो भी टाइम फ्रेम है, मेरा ख्याल है बहुत कम रह गया, तमाम चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं, क्योंकि हम भी जो है 10 मई के फंक्शंस में थे, अपनी फतह का जश्न मना रहे थे, उधर प्रेसिडेंट ट्रंप भी थे, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रायोरिटी हमारी ये थी। अब जब जो नई चीज़ें आ रही हैं, आप देखेंगे कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर का विज़िट होगा तो उस विज़िट के बाद या उस विज़िट से पहले कोई ना कोई चीज़ जो है वो आप देखेंगे कि सामने आ जाएगी और ब्रेक थ्रू हो जाएगा बहुत बड़ा। बिल्कुल ठीक हो गया। साले साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी, फरमाइएगा। एक तो आप ताइवान का जिक्र कर रहे थे, ताइवान के हवाले से क्या आपका तज्जिया है, और फिर उसके बाद जरा हम मुल्की जो सूरत हाल है महंगाई के हवाले से उसको डिस्कस करेंगे। देखें जो आलमी ताकतें हैं ना, देखें इस वक्त अमेरिका और चाइना जो है वो दो आलमी ताकतें हैं, दो आलमी सुपर जो है ना सुपर पावर्स हैं। अब वो अपने अपने जो ब्लॉक हैं उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए ईरान जो है अगर देखा जाए तो वो चाइना की लड़ाई लड़ रहा था, और जो इजराइल है वो अमेरिका की लड़ाई लड़ रहा था, या अमेरिका जो है वो इजराइल की लड़ाई लड़ रहा था। तो देखिए अपने अपने ब्लॉक हैं। तो अल्टीमेटली देखें हमारा काम सिर्फ जो हमारे मुल्क का काम था वो मीडिएशन था। 47 सालों के बाद हमने इनको दो बड़े ममालिक को जिनके दरमियान देखें हमने सालिसी का किरदार अदा किया। दो इस टाइम जो जंगी जुनून के ऊपर चीज़ें सवार थी, एक तरफ अमेरिका था, एक दफ़ा जो है वो ईरान था, और जिस कदर जो है वो पूरी दुनिया में जिस कदर एक नुकसान हो रहा था, जिस कदर चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी, तो पाकिस्तान ने एक साल सीटा उसमें एक किरदार अदा किया। लेकिन अगर आप देखा जाए उसमें ओवरऑल सिनेरियो को देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के चीन के दौरे से कबल जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो एक बड़ा नेगेटिव किस्म का एक डिसइंफॉर्मेशन जो है वो कैंपेन एक लॉन्च कर दी गई। देखें ये स्टार्ट हुई थी तकरीबन इसराइली जो सदर हैं नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो मीडिएटर है वो उन्होंने अपना जो नूर खान एयरबेस है वो ईरान के जो जंगी तैयारे हैं उनकी पार्किंग के लिए उनको अपनी एयरबेस दी। इसके बाद जो है यही जो न्यूज़ थी ये CBS न्यूज़ ने जनाब उसको कंटिन्यू किया। और अगर देखा उसके बाद फ़ौरन जो है जो अमेरिकी सेनेटर हैं ये लेट्स से ग्राहम, वो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में यही कहा कि जी जो मीडिएटर है उसका रोल इस टाइम जो है वो मुतनाज़ करने की कोशिश उन्होंने की कि वो एक तरफ तो मीडिएशन करा रहा है लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अपने जो एयरबेसेस हैं वो ईरान को दी हुई है और उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा ये भारत इजराइल, अच्छा इसके बाद फ़ौरन बाद ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट के बाद जो है वो जितने भी अफ़गानी उस ट्वीट के साथ अटैच थे उन्होंने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो जहर गुलना शुरू कर दिया। और प्रो इंडियन जितने भी देखें ना, बात ये भारत जो है
ये एक नेक्सस बन चुका है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वो पाकिस्तान की मीडिएशन जो है इसको मुतनाज़ करने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसी सिलसिले में जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना के लिए जा रहे थे तो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, जिस तरह बाबर गोरसी साहब ने कहा कि क्या पाकिस्तान की मीडिएशन इस सूरत हाल में आपको कबूल है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा क्लियरली ये जवाब दिया उनको कि बिल्कुल, दे आर अ ग्रेट लीडर्स, दे आर अ ग्रेट कंट्री, दे आर अ ग्रेट फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द गवर्नमेंट। तो उन्होंने इस चीज़ को सराहा स्टिल। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट देखें ना, अब बात ये कि पाकिस्तान की मीडिएशन जो है वो ख़त्म नहीं हुई। वो इसीलिए कि अभी अगर चाइना प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दौरा चाइना है वो ख़त्म होता है तो इसके बाद जो है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और इसके अलावा जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो चाइना का दौरा कर रहे हैं, उसके बाद वापस आके वो अमेरिका का दौरा करेंगे। तो ये डेफिनेटली जो इस टाइम ये जो बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है आबनाए हरमज़, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस टाइम तबाही के ज़ुमरे में लेके आया है, इसको वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, चाइना जो है, देखिए आप अगर ये देखें कि 2025 में जब ट्रिपल डिजिट में उसके ऊपर फ्रेट चार्जेस जो है उसके सामान के ऊपर या उसके जो लगे, तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो मादी नियाद थी अमेरिका की वो बंद कर दी। एक सर जंग जो थी ना उसका एक आगाज़ हो चुका था और वक्ती तौर पर इसको सीज़ फायर का, इसको तिजारत को सीज़ फायर का नाम दिया गया और वक्ती तौर पर इसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आलमी जो ताकतें होती हैं वो दुनिया में जो अमन है उसको बरकरार रखने के लिए भरपूर कोशिश करती हैं और भरपूर ये कोशिश करेंगी, क्योंकि वो इसीलिए कि जंग जो है वो शुरू करना किसी के भी इख्तियार में होता है, लेकिन उसको ख़त्म करना फिर उनके इख्तियार में शायद नहीं रहता। और वो आपने ईरान के मामले में देख लिया है कि गल्फ़ इस टाइम गल्फ़ को समझ नहीं आ रही, गल्फ़ कहाँ पे खड़ा है। इन्फ्लेशन रेट में इजाफा हुआ है, साले साहब आप जरा उसके ऊपर आ जाते हैं। पाकिस्तान में महंगाई की जो मौजूदा सूरत हाल है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है, मुझे बताएं कि ये सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका वॉर की वजह से ही है। ये पाकिस्तानी जो हमारी हुकूमती जो इक़दाम कह रहे हैं जो इन्होंने लेने थे, बैकअप पे जो मामला तय करने थे, उसमें भी कोताहियां हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो महंगाई है इसमें ये महंगाई देखें इस वक्त पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। वो इसीलिए कि आबनाए हरमज़ बंद होने की वजह से है, तो उसका 20% ऑयल का रोल है पूरी दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया की स्टॉक, पूरी दुनिया का जो ओवरऑल जो तिजारत थी, जो आलमी तिजारत थी, उसका रुकना, फिर पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ जो है वो तल्लुकात ख़राब होना और यहाँ से जो हमारी एक्सपोर्ट थी उसके ऊपर असर पड़ना। सवाल आपसे मैं पूछ रही हूँ, यही सवाल आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं और इसका जवाब जरा रिक्वायर्ड हो गया है। पाकिस्तान ना तेल ईरान से लेता है और ना ही अपनी शिप गुजारने के लिए कोई सख्तियां हैं, कोई पाबंदियां हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो पेट्रोलियम लेवी में इजाफा होना, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होना, ये लॉजिकल सेंस में समझा दें आवाम को। देखिए, पाकिस्तान जो है वो अब महंगाई से बचने के लिए, और स्पेशली देखें अभी जो उसका बजट आ रहा है, अभी 2026 का बजट जो अभी जून में देना है, वो बजट बनेगा ही तब जब इसमें एक IMF एक बहुत बड़ा रिलीफ पाकिस्तान को देगा। वो इसीलिए कि जो हमारे रिजर्व्स हैं उनकी जो सूरत हाल है देखें वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। और दूसरी देखिए जो हुकूमत पाकिस्तान है, सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी प्लीज कंटिन्यू, गो अहेड। जी, जो पाकिस्तान देखिए पाकिस्तानी जो बजट है वो उसकी तैयारी तो बैकग्राउंड में शुरू हो गई है, लेकिन वो मशरूत रहेगी जब तक IMF जो है वो कोई बड़ा रिलीफ, बड़ा एक पैकेज पाकिस्तान के लिए इस टाइम नहीं देता। वो इसीलिए कि अभी तक जो है वो तेल की बाकायदा रवानी जो है वो शुरू नहीं हो सकी। कतर से जो LNG है उसकी रवानगी शुरू नहीं हो सकी। अच्छा, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट इस टाइम जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ हमने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए थे, बहुत सारा माल यहाँ पे हम यहाँ से वहाँ भेज रहे थे और वहाँ से बहुत सारी मेडिसिन या इस तरह की रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती थी, वो इस टाइम डिस्टर्ब हैं। तो पाकिस्तान का इस वक्त का जो आने वाला बजट है, डेफिनेटली ये आवाम के लिए कोई अच्छा बजट तो नहीं होगा, लेकिन अगर एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो IMF हमें दे देता है इस सूरत हाल में, इन हालात में, जो कि देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो है वो आम आवाम जो है वो सुख का सांस लेने की पोजीशन में आ जाएंगे। अदरवाइज़ तो देखें ऑयल अगर दिन ब दिन जिस तरीके से ऊपर जाता जा रहा है इस वक्त अगर आप देखें, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को ये ज़रूर देखना होगा कि इस टाइम जो 416 रुपये जो इस टाइम पेट्रोल की कीमत है, इसमें लेवी की जो है वो मिकदार तकरीबन 114 या 117 रुपये है। उस लेवी को एटलीस्ट कम करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तानी जो आम बंदा है, जिसके आप में एक मोटरसाइकिल वाला है, छोटी गाड़ियों वाला है, जो छोटे तिजारती जो मरकज़ हैं, मराकज़ हैं, उनके लोग हैं, वो जिस डिस्टर्बेंस का इस टाइम शिकार हैं, ताकि वो थोड़ा सा कम हो। तो इसमें बैकग्राउंड में बहुत बड़ा काम तो हो रहा है, लेकिन
अगर देखा जाए आलमी मंडियां जो हैं इस वक्त वो पूरी की पूरी जो है वो उसमें बिजनेस सस्पेंड हो चुके हैं, बहुत सारी हद तक जी बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, बहुत सारी ठीक है, कंपनीज पूरी ओवरऑल दुनिया से यानी बंद होती जा इम्पैक्ट रही तो है। है, उसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता है। मैं आगे नवाज रजा साहब की जानिब बढ़ूंगी। नवाज साहब फरमाइएगा, इस वक्त इन्फ्लेशन रेट में इजाफा हो रहा है, लेकिन साथ ही बजट की तैयारियां भी हैं। बताएं कि ये बजट आवाम दोस्त बजट होगा या नहीं होगा? ये जो टर्म है ना, अवाम दोस्त, ताजा दोस्त, ये सब सिर्फ टर्म्स की हद तक तो आप ठीक कहते हैं। बजट वही होगा जो हुकूमत की जरूरियात है पूरी करने के लिए वो वहाँ टैक्स लगाना पड़ने पड़े या उन्होंने मजीद कोई और हम पर बोझ डाला तो वो तो करेंगे। कोई अवाम दोस्त बजट नहीं होगा। पहले ही लोगों पे जनाब पेट्रोल का बोझ बहुत ज्यादा है, और ये अगर जंग, ईरान की जंग मजीद महीना 2 महीना और जारी रही तो इसकी तबाही तो ईरान को जो होगी तो होगी ना, उनको तो जंग के मजे आ जाएंगे, लेकिन जो नुकसान हमने बगैर जंग लड़े हमें नुकसान होगा, इसका भी कोई बुरा हाल नहीं है। कोई हाल नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की बिल्कुल पेट्रोल की महंगे होने की वजह से जान अटकी हुई है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो जून में बजट आएगा ये पाकिस्तान के लिए मजीद मसाइल लेकर आएगा। कोई सहूलत नहीं होगी, ना पाकिस्तान डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, ना पाकिस्तान अपने रेवेन्यू पे कर सकता है। ये रेवेन्यू की जो कमी है वो कभी लेवी से पूरी की जाती है, कभी कहीं और से। वो जो पूरी करने वाले बैठे हुए ना बाबू, उनको आम आदमी के मसाइल से दिलचस्पी नहीं है। वो IMF को अपनी बुक्स बताते हैं कि हमने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं लोगों का खून निचोड़ कर। ये खून निचोड़ने का जो मशगला है हुकूमतों का, ये इस हुकूमत में भी जारी है। और जब ये कोई बड़ा दर्दनाक फैसला करते हैं तो फिर एक ड्रामा करते हैं कि हमने बड़ा दिल पर पत्थर रखकर हमने ये लोगों पे बोझ डाला है। ये बोझ डालते जाते हैं, इन्हें कोई पूछने वाले इसलिए नहीं है कि अपोजिशन तो है नहीं है। अपोजिशन की अब हालत ये हो गई है कि इमरान खान साहब के जो ट्वीट्स होते हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं या दूसरे लोग हैं, आप हैरान कौन हो गए कि उनके फॉलोअर्स की तादाद में कमी हो गई है। जो उनके लोग कारोबार करते थे, जो ट्विटर से जिनको ट्विटर से जो लोग हैं यूट्यूबर्स, ये जो कहानियां किस्से चलाते थे, अब वो कहते हैं हमारे कहानियां किस्से भी लोग नहीं सुनते। तो जब तक अपोजिशन सख्त नहीं होगी, अपोजिशन जोर नहीं देगी, असेंबली में इनको आराम से ना बैठने देगी, वरना ये टैक्स लगाएंगे। आप देखेंगे कि अगला बजट जो है वो बड़ा नुकसान, जो हमारे लॉसेस हैं उनको कवर करने के लिए, और यकीनन लॉसेस हैं, इसमें कोई शक तो नहीं है। दूध और शहद की नहरें तो बह नहीं है। आप देखें जो अच्छा काम करने का वक्त आता है कोई ना कोई एक ऐसा हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। पेट्रोल की कीमत जब तक नीचे नहीं आती और उसका नीचे आने का जो बेनिफिट है वो लोगों को नहीं मिलता तो लोग तो परेशान रहेंगे। आप दुनिया जाके स्क्वायर बना दें, जितनी मर्जी आप कह रहे हैं हमने आपके लिए सड़कें बना दी है, आपके लिए जनाब नई से नई हम आपके लिए गाड़ियां ला रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं, फला कर रहे हैं, लेकिन जब गरीब आदमी को रोटी खाते हुए, मैंने कल एक आदमी को देखा, आप हैरान होंगे कि एक आदमी कांप जाता है। मैं घर से बाहर निकला तो मैंने सड़क के किनारे एक ये जो मोटरसाइकिल चलाकर राइडर वाले जाते हैं, हमारे बाइका वाले, जमीन पर बैठकर अपने उस हेलमेट के ऊपर रोटी रखकर खा रहा था। तो मैंने अंदाजा लगाया कि ये हलाक लाल की रोजी तो ये खाने वाले लोग हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। इनको जनाब अगर इन पे और बोझ पड़ गया तो ये जिंदा कैसे रहेंगे? तो इनको जिंदा रहने के लिए कोई इनके लिए कोई बंदोबस्त करना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो मैं ये समझता हूँ कि बजट पे लोग होगा, लोग तो हाथ सर पर रखकर रोएंगे और बदवाएं देंगे। मेरा ख्याल ये है कि इनको सोचना चाहिए कि अब हमें बस लोगों पे टैक्स लगाना बंद कर दे। बस लोग अब थक गए बहुत, लोगों में सकत नहीं है। चीनी और आप क्या कहते हैं वो बिजली, गैस और ये जो पेट्रोल की जरूरियात है, अगर ये आम आदमी सवाल है कि टैक्स पे टैक्स और टैक्स पे टैक्स के ही मामला आते हैं तो टैक्स से रिलीफ कब मिलेगा आवाम को? बजट जो है लोगों को अवाम दोस्त वैसे कहेंगे तो यही सारे वज़रा एक ही राग लपटेंगे
और कुछ कहेंगे जी ये ताजर दोस्त भी है। ताजर भी चाहते हैं कि हम पे कोई टैक्स ही ना लगे, हम ही लूट मार करते रहे, हम खाते पीते रहे, और हम जनाब हमें 8 बजे हमारी दुकानें बंद ना करें, हमें दुकानें रात 12 बजे 1 बजे बंद करने की इजाजत दी जाए। उन्हें ये मालूम नहीं कि ये जो बिजली यूज कर रहे होते हैं ये डॉलर्स में यूज कर होते हैं, इसके लिए फ्यूल आता है डॉलर्स में, और उनको जरा भी हया शर्म नहीं वो ये कहें कि जनाब आप 50-50 100 बल्ब आपने एक कमरे की दुकान के अंदर लगाए होते हैं और उनकी बिजली भी चोरी कर रहे होते हैं। ये बिजली ये टैक्स लगने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। टैक्स वहां रुकता है जहां की अपोजिशन बड़ी मजबूत हो, जहां पर ये हो कि वो कहेंगे जहां वोट नहीं होने देंगे, वोट इसके हक में नहीं जाने देंगे, वोट आउट कर देंगे पूरी हुकूमत को, हुकूमत गिर जाएगी। मैं मानना साहब से जानना चाहूंगी, मानना साहब मेरा सवाल था आपसे एक मासूमाना और ये अवामी सवाल इस वक्त। देखिए वैसे ये जो हालात है ना, जितने हम मकरूज हो चुके हैं और कर्ज लेते जा रहे हैं, आज भी मेरा है कोई 1.3 बिलियन की जो है वो किस्त को IMF से जो है इनको मिल गई है, तो मेरा ख्याल बड़े खुश हैं। तो जब आपका मुल्क कर्ज पे चलना है तो आपने खुद बजट नहीं बनाना, आपका बजट IMF ने बनाना है और उसकी डिक्टेशन के ऊपर आपका निज़ाम चलना है। और जो बार बार हम कहते हैं ना, जो मकरूज मुल्क होते हैं उनका सियासी, मुआशी, आइनी, इंतज़ामी कंट्रोल जो है ना वो इंटरनेशनल कुव्वतों के पास चला जाता है, वो IMF के थ्रू उसको डिक्टेशन मिलती है कि आपने ये चीज़ें बढ़ानी है। अभी तो हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो खुद तस्लीम कर रहे हैं, कहा जी लोग टैक्स नहीं देते हैं और इसीलिए हमने लेवी बढ़ा दी है। मेरा ख्याल है कि ये उनकी नालायकी कि वो टैक्स ले ही नहीं सकते, क्योंकि गरीब आदमी तो हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है ना। कौन बंदा है जो एक माचिस की डिबिया तक खरीदता है उस पर भी टैक्स है, दूध खरीदता है उस पर टैक्स है, पेट्रोल खरीदता है उस पर टैक्स है, बिजली देता है, गैस लेता है, खाने पीने की तमाम अशिया जो है ना जो खरीदता है, तो हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा होता है। फिर बावजूद उसके टैक्स पे टैक्स चला के, क्योंकि आपके ऊपर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है और फिर इतनी करप्शन है और ये पूरा टोला जिनके रिकॉर्ड हैं इंटरनेशनली, तो मेरा ख्याल है कि ये ढके छुपे नहीं है। आप जो देख रहे हैं कि सिंपल सी बात है कि जो CPEC के नाम के ऊपर जो उन्होंने जो रेंटल यूनिट लगाए और पता नहीं बिजली घर लगाए IPPs, तो उससे पहले मेरा ख्याल है कि जो बिजली की लागत थी ना वो 500 अरब थी, तो उसके ऊपर जो कैपेसिटी चार्ज थे वो 200 अरब थे। अभी मौजूदा जो बड़े बड़े IPPs कंपनी और दूसरे जिन्होंने लगाए जो है ना ये कारखाने इसके बिजली के, तो अभी जो लागत है वो 1200 अरब है और उसके ऊपर कैपेसिटी चार्ज 2000 अरब। तो मुझे बताओ कि वो 2000 अरब वो है बिजली चले ना चले, इन्होंने मुआदे इस तरह के किए हुए हैं कि उनको अपने पैसे देने ही देने हैं। तो मुझे बताओ पूछने वाला है कोई? पूछे कौन? क्योंकि जिन्होंने पूछना उनके अपने जो है ना वो खांचे हैं बीच में, उनकी अपनी कंपनी है। तो गरीब के साथ इनका क्या समस्या है? कौन सा गरीब, कौन सा दोस्त, कौन सी अवाम से इनको सरोकारी कोई नहीं। अपनी इनकी सैलरीज कोई 600% बढ़ा रहा है, कोई 200% बढ़ा रहा है, कोई 11-11 अरब का जहाज खरीद रहा है, कोई पता नहीं कितने कितने करोड़ों की लग्जरी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, वो अपने लग्जरी हाउसेस खरीद रहे हैं और इनके नाम सुने कि जनाब हम बड़ा दर्द रखते हैं, 1 रुपया बढ़ता है तो पत्थर पता नहीं सीधे पे आ जाता है। अभी तो मेरा है वो पत्थर ही ख़त्म हो जाने हैं। ये वज़ीर आज़म जो कहता था मैं कपड़े बेच दूंगा, पता नहीं क्या क्या बेच, अवाम को इन्होंने बेच दिया, अभी तो गिरवी रख दिया। एक बच्चा पैदा होने वाला बड़ा का 4.25 लाख जो है ना उसका मकरूज हो चुका है। तो मुझे बताए कैसे ये निज़ाम चलाना है? 22.5-23 अरब रुपया योमिया सिर्फ ब्याज जो है ना सूद अदा करना है। तो इनका कौन सा बजट है? ये ऐसे तमाशे करेंगे, ड्रामे करेंगे और मेरा ख्याल जितना फिर इनका वो साइज है, जो पूरा लॉ लक्चर है, मेरा ख्याल है कोई दुनिया की तरफ देखे को आप भीख मांगते जाके किशकोल पकड़ा हुआ है आप लोगों ने। आप ये बताएं, प्रॉब्लम्स बताएं, सॉल्यूशन बताएं, क्या सजेशन देंगे? सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्योंकि अगर जमहूरियत भी यहाँ नहीं है, वोट की कोई वैल्यू नहीं है, फार्म 47 तैयार हो रहे हैं, जब थी तो उस वक्त भी जो हुकूमतें आई हैं वो क्या कहती थी कि हाँ हमें हुकूमत मिली है, हुक्मरानी नहीं। हुक्मरानी जो है ना वो बाहर ताकतों के पास है, जहाँ से आप कुछ कॉल लेके जाते हो वो आपको डिक्टेट करते हैं।
आज ही मेरा ख्याल है अगर ये कर्ज लेना बंद कर दें, अपनी मुआशी औकात में रहें, ये जजेस, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, ये पूरा अपना जितना भी आपको अल्लाह ताला ने दिया, आप उसके अंदर बजट अपना बजट बनाए, आप उसके ऊपर अपनी सैलरी सेट करें, अपनी मुराद सेट करें। बाहर आप जाओगे तो फिर बाहर तो सूद पे कर्जा मिलेगा ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन रिबा व इन कासुरा व इन आके बताहु तसीरो इला कुल्ली, बेशक सूद खा कितना ही ज्यादा क्यों ना हो जाए, बिल आखिर इंजाम उसका जो है ना फकर और जिल्लत है। और जिल्लत इनका मुकद्दर है, खुद बेकारी बने हुए हैं, कहते फिर रहे हैं मैं गर्दाट नाट चूजर बाहर नहीं, हम मांगने तो नहीं आए लेकिन मजबूरी है। जब यहाँ तक नौबत आ जाए तो मेरा ख्याल है फिर यानी कि बजट जो है वो आवाम दोस्त बजट होना चाहिए, क्योंकि अब आवाम में भी वो सख्त वो बर्दाश्त नहीं रही है कि मजीद जो टैक्सेस की भरमार है उसको सह सके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइन अस। और नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।